हेलो गाइस, हाउ आर योर प्रिपरेशंस गोइंग ऑन? आई होप अच्छी चल रही हो। सो आपकी प्रिपरेशन बेटर बनाने के लिए आई हैव अ रिवीजन लेक्चर फॉर यू फॉर कंपटीशन एक्ट 2002। तो आपके ईबीसीएल पेपर का कंपटीशन एक्ट कवर करता है 25 मार्क्स। पार्ट बी जो है आपका पूरा 25 मार्क्स कंपटीशन एक्ट से उसके क्वेश्चंस आएंगे। एंड ये आपके 25 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 मार्क्स कैन आइदर मेक और ब्रेक योर स्कोर। आप आप अगर 25 मार्क्स से पूरा अच्छे से कर लेते हो तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप 60 या 70 प्लस ला सको, क्योंकि 25 में से भी अगर आपने 20 अच्छे से गेन कर लिए तो रिमेनिंग पार्ट ए और पार्ट बी में आपको सिर्फ 20 लाने रह जाते हैं। 20 25 तो पार्ट बी कंपटीशन एक्ट इतने अच्छे से करना कि कुछ भी आ जाए इसमें से आप अच्छे से आंसर कर लो। क्योंकि एक तरफ देखो ना, एक ऐसा चैप्टर है जो 25 मार्क्स दे रहा है आपको, और दूसरी तरफ आपको 11 चैप्टर पढ़ने हैं पार्ट ए में जो आपको 40 मार्क्स देगा, और पार्ट सी में आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं जो आपको 35 मार्क्स देगा। तो कंपटीशन एक्ट उस समय आपके लिए सेवियर है कि आपको एक चैप्टर में आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप उसके लिए अच्छे से पढ़ाई भी करो और आपके टिप्स पे होना चाहिए। सेकेंडली, कंपटीशन एक्ट में कोई चॉइस नहीं आता है, क्योंकि पार्ट बी के जो 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई भी चॉइस नहीं होता। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 6 में तो फिर भी चॉइस होता है, बट क्वेश्चन 3 और 4 में नहीं होता। तो आपको मैंडेटरी मतलब अटेम्प्ट करने कंपटीशन एक्ट के सारे क्वेश्चंस, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तो गाइस, कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन का मतलब होता है कि sellers striving independently for buyers patronage to maximize profit. A buyer prefers to buy a product at a price that maximizes his benefits, whereas seller prefers to sell the product at a price that maximizes his profit. मतलब दोनों ही बायर और सेलर चाहते हैं कि वो इस प्राइस पे ले, एक ऐसे प्राइस पे ले। बायर चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले, और सेलर चाहता है कि वो उस प्राइस पे सेल करे जो उसके लिए मैक्सिमाइज करे बेनिफिट। तो कंपटीशन एक्ट इसलिए आया था कि कंपटीशन को प्रमोट किया जाना चाहिए मार्केट में, और मोनोपोली को हटाया जाना चाहिए। कंपटीशन प्रमोट होगा तो उससे क्या होगा कि कंज्यूमर्स को बेटर चॉइसेस मिलेंगी, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे मिलेंगी, वो अपनी चॉइस खुद कर सकता है कि उसे किस प्राइस पे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, इकोनॉमी की हेल्प होगी एंड एक्सेट्रा। तो इसलिए कंपटीशन को फर्दर ग्रोथ मिलने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 आया है। कंपटीशन का मतलब एक्ट में डिफाइंड नहीं है, जनरल पार्लेंस में डिफाइंड किया गया है। सबसे पहले कंपटीशन लॉ जो आया था वो 1969 में आया था, और उसको नेम किया गया था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। बट ये जो एक्ट था ना, इसकी कुछ कमियां थी कि ये मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करता था, बट कंपटीशन को प्रमोट नहीं करता था। ये नहीं बोलता था कि कंपटीशन करो, कंपटीशन करो, कंपटीशन करो। ये बोलता था कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए मार्केट में। तो इसलिए इसकी कमियों को दूर करने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 आया, ताकि कंपटीशन को प्रमोट किया जाए मार्केट में, और कस्टमर, सेलर, सप्लायर सबका ही बेनिफिट हो, और इकोनॉमी का बेनिफिट हो, इकोनॉमी ग्रो करे। एमआरटीपी एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? कि प्रिवेंट हो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू कॉमन डिट्रीमेंट, कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, मोनोपोली को कंट्रोल किया जाए, प्रोहिबिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस को पूरी तरह से प्रोहिबिट किया जाए, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट किया जाए। एमआरटीपी एक्ट बोल रहा है, ये एमआरटीपी एक्ट प्रोवाइड्स दैट अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अदरवाइज डायरेक्ट्स द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू। तो एमआरटीपी एक्ट अप्लाई नहीं होगा किसमें? अंडरटेकिंग्स जो ओन्ड है या फिर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी, कॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडरटेकिंग्स एक्सेट्रा, ट्रेड यूनियंस एंड अदर एसोसिएशंस ऑफ वर्कमेन, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
अब आपका शुरू हो रहा है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो कंपटीशन ये बोल रहा है कि कंपटीशन तो वैसे इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसका मतलब होता है कि जहाँ पे इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस compete करती हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो कस्टमर्स को सिक्योर कर सके, उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। एंटरप्राइजेस compete टू आउटस्मार्ट देयर कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स को आउटस्मार्ट करने के लिए, कॉम्पिटिटर से बेटर बनने के लिए, समटाइम्स टू एलिमिनेट देयर राइवल्स, अपने राइवल्स को एलिमिनेट करने के लिए। Competition in the sense of economic rivalry is unstable and has a natural tendency to give way to a monopoly. Thus, competition kills competition. कार्टेल, कार्टेल क्या होता है? कार्टेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कार्टेल का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हु बाय एग्रीमेंट अमंग्स देमसेल्व्स लिमिट करते हैं कंट्रोल और अटेम्प्ट करते हैं कंट्रोल किसका? प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, सेल या फिर प्राइस का, ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो नेचर ऑफ कार्टेल इज टू रेज प्राइस अबव कॉम्पिटिटिव लेवल्स। नेचर कार्टेल का ये होता है कि प्राइसेस को रेज करना अबव कॉम्पिटिटिव लेवल्स, रिजल्टिंग इन इंजरी टू कंज्यूमर्स। इससे क्या होगी? इंजरी होगी कंज्यूमर्स को और इकोनॉमी को। कार्टेलाइजेशन रिजल्ट्स इन हायर प्राइसेस, पुअर क्वालिटी एंड लेस और नो चॉइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो कार्टेल जो है वो इट इज अ काइंड ऑफ अ एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, और उससे जो होगा एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा कंपटीशन में। तो कार्टेल किस किस तरह के होते हैं? इंटरनेशनल कार्टेल होता है, इंपोर्ट कार्टेल होता है, एक्सपोर्ट कार्टेल होता है। इंटरनेशनल कार्टेल में क्या होता है? जब सारी एंटरप्राइजेस सेम कंट्री की नहीं होती, या फिर कार्टेल अफेक्ट करता है मार्केट को एक से ज्यादा कंट्री के, या तो सारी एंटरप्राइजेस एक कंट्री की नहीं होती, या तो कार्टेल अफेक्ट करता है मार्केट्स ऑफ मोर देन वन कंट्री, तो वो इंटरनेशनल कार्टेल कहलाता है। इंपोर्ट कार्टेल होता है enterprises that get together for purpose of imports into the country, और एक्सपोर्ट कार्टेल होता है made up of enterprises based in one country with an agreement to cartelize markets in other countries. तो कार्टेल would find it difficult to be formed and sustained अगर effective competition है मार्केट में। तो कुछ conditions that are conducive to cartelization, कौन सी conditions हैं जो cartelization को conduce करती हैं? high concentration, high entry and exit barriers, high entry and exit barriers हैं, homogeneity of products, similar products हैं, similar production costs है, excess capacity है, high dependence of consumers on the product, history of pollution। क्या क्या conditions है conducive to cartelization? high concentration, high entry and exit barriers, homogeneity of products, similar production costs, excess capacity, high dependence of consumers on the product, history of collusion। चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन वो होता है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन होता है। इस एक्ट में जो अथॉरिटी बनाई गई है, जो केसेस को देखेगी, रेगुलेट करेगी कंपटीशन के, वो अथॉरिटी का नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसका जो चेयरपर्सन है उसकी बात कर रहे हैं। कमीशन मींस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है इस एक्ट में? इस एक्ट में कंज्यूमर का मतलब है वो जो बाय कर रहा है गुड्स फॉर पर्सनल यूज, बाय कर रहा है गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए भी। तो दोनों पर्पस के लिए अगर बाय कर रहा है तो वो कंज्यूमर कहलाता है इस एक्ट में। हाउएवर अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करो तो उसमें कंज्यूमर सिर्फ वही होता है जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स खरीदता है या सर्विसेज खरीदता है। बट इस एक्ट में कंज्यूमर का मतलब डिफाइन किया गया है जो कमर्शियल पर्पस के लिए भी ले रहा है और पर्सनल पर्पस के लिए भी ले रहा है। देखना, इट मे बी नोटेड दैट अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट इवन इफ अ पर्सन परचेजेस गुड्स और अवेल्स ऑफ सर्विसेज फॉर कमर्शियल पर्पसेस ही विल बी अ कंज्यूमर, whereas for purposes of consumer protection act a person purchasing goods availing services for commercial purposes is not a consumer and cannot seek relief under that act। मतलब consumer protection act में consumer वो ही होता है जो पर्सनल पर्पस के लिए लेता है, कमर्शियल पर्पस के लिए जो लेता है वो कंज्यूमर नहीं होता। डायरेक्टर जनरल, तो डायरेक्टर जनरल मींस डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 16(1) and includes additional joint deputy assistant director generals। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? एंटरप्राइज मींस अ पर्सन or a department of government who or which is engaged in any activity relating to production, control of goods or articles, or provision of services of any kind, or in investment, or in the business of
acquiring, holding, underwriting, or dealing with shares, debentures, or other securities, whether such unit or division or subsidiary is located at the same place where the enterprise is located or at different places. पर इसमें कौन सी एक्टिविटी नहीं आती जो सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस, स्पेस. क्या कौन सी एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस, स्पेस, इनमें क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही देख सकते हैं, इनमें फंक्शन कर सकते हैं, इसलिए ये एंटरप्राइज में नहीं आती. एक्टिविटी का मतलब होता है, हो सकता है कोई भी प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशन. यूनिट डिवीजन का मतलब होता है प्लांट, फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स, और एनी ब्रांच और ऑफिस एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस. गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मींस goods defined in Sale of Goods Act 1930 and products manufactured, processed or mined, debentures, shares and stocks after allotment in relation to goods supplied, goods imported into India. Goods का मतलब क्या होता है? एक तो sale of goods की definition plus products manufactured, processed or mined, debentures, shares and stocks after allotment in relation to goods supplied, goods imported into India. मेंबर का मतलब होता है कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं उन्हीं को मेंबर बोला जाता है. पर्सन कौन से होते हैं? पर्सन आपको पता ही है सारे. इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कॉर्पोरेशन अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, एवरी जुडिशियल पर्सन. ये सब आप एक बार रीड कर लेना. इंपॉर्टेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए. अब आ जाते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स में. तो ये एक्ट बोलता है कि आपको प्रोहिबिट करना है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, एंटी कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये नहीं होने चाहिए. तो इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट that no enterprise or association of persons or association of persons shall enter into any agreement in which production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of services which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition. या appreciable adverse effect on competition. तो आपको कोई भी किसी भी एंटरप्राइज को या किसी भी पर्सन को या किसी भी एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ऐसे एग्रीमेंट में एंटर नहीं करना चाहिए कि जिससे appreciable adverse effect on competition हो. appreciable adverse effect on competition का मतलब, देखो, एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन का मतलब खराब इफेक्ट हो कंपटीशन पे, और एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन का मतलब कि बहुत ही ज्यादा खराब इफेक्ट हो. एप्रिशिएबल मतलब बहुत ही ज्यादा, और एडवर्स मतलब तो पता ही आपको कि खराब. तो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन नहीं होना चाहिए. कंपटीशन को हमें प्रमोट करना है, हमें कंपटीशन को हटाना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन सबको हेल्प करता है कि वो अपना बेटर दे सके. एक सेलर को बेटर बनाएगा कि वो बेटर प्रोडक्ट्स कस्टमर को सेल करे. कस्टमर को ज्यादा चॉइसेस मिलेंगे कि वो ज्यादा अच्छे प्राइसेस पे जैसे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मैक्सिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स दे रहा है वो प्रोडक्ट ले सके. तो इसलिए सबको कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए. सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 फर्दर डिक्लेयर्स दैट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स है मतलब वैसे एग्रीमेंट्स जो कंपटीशन को खत्म करने वाले एग्रीमेंट्स हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव, विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 3(1) shall be void, वो void होंगे. तो इसलिए एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स में वैलिड हो ही नहीं सकते, वो void होंगे. पूरा आपका पूरा एग्रीमेंट void होगा अगर वो उसके कोई भी क्लॉज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन करते हैं. Following kinds of agreements entered into between enterprises, association of enterprises या फिर persons और association of persons, including cartels, ये सारे होते हैं एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन. तो आपके एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स किस किस तरह के होते हैं? हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स होते हैं, वर्टिकल एग्रीमेंट्स होते हैं. इसके दो मेजर बाइफिकेशंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल कौन कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल में आपका कार्टेल आता है. ये जो ABCD हम पढ़ेंगे ये सारे आते हैं. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइंस परचेज और सेल प्राइसेस, लिमिट्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट्स, टेक्निकल डेवलपमेंट,
शेयर्स द मार्केट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एलोकेशन, मतलब मार्केट एलोकेट कर दिया, लिमिट कर रहा है प्रोडक्शन और सप्लाई और टेक्निकल डेवलपमेंट, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट्स इन बिड रिगिंग और कल्यूसिव बिडिंग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट्स इन बिड रिगिंग और कल्यूसिव बिडिंग। तो ये सारे आपके जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये सारे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन क्रिएट करते हैं, और दस इसमें जो ओनस होता है प्रूव करने का वो लाइज ऑन द डिफेंडेंट, जिसको ये बोला गया है कि हाँ ये कर रहा है, ये पर्सन या ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर रहा है ये सारे एग्रीमेंट्स, उसको खुद ही प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ये कोई करने का मोटिव नहीं था कि मैं कंपटीशन पे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन क्रिएट करूँ। ठीक है, ये सारे आपके एग्रीमेंट्स हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि एंटर्ड इनटू बिटवीन एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स और सर्विसेज होते हैं। इस सिमिलर लेवल के एंटरप्राइजेस पे होते हैं, और जो वर्टिकल एग्रीमेंट्स होते हैं वो आपके डिफरेंट लेवल ऑफ एंटरप्राइजेस में होते हैं, या डिफरेंट डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक होते हैं और एक होते हैं वर्टिकल। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल में बिड रिगिंग है इसका मतलब क्या होता है? बिड रिगिंग as any agreement between enterprises or persons which has the effect of eliminating or reducing competition for bids। तो बिड रिगिंग में क्या करते हैं, जो कुछ बिडर्स जाते हैं ना, वो बिडर्स ऑलरेडी अपने आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि यार मैं ये प्राइस पे रखूंगा, तुम इस प्राइस पे रखना, तुम मेरे प्राइस पे के अगेंस्ट बिड मत करना, या मैं तुम्हारे प्राइस के अगेंस्ट बिड नहीं करूंगा, हम लोग ऐसा प्राइस रखेंगे कि हमें ये वाला जो टेंडर है ये हमें मिल जाए, नेक्स्ट वाला टेंडर तुम ले लेना। देखो ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं ये सारे कॉल्यूसिव बिडिंग में आते हैं, कि एग्रीमेंट्स टू सबमिट आइडेंटिकल बिड्स, एक जैसे बिड सबमिट करते हैं। एग्रीमेंट्स एज टू हु शैल सबमिट द लोएस्ट बिड, कौन लोएस्ट बिड सबमिट करेगा वो आपस में डिसाइड करके जाते हैं पहले से। एग्रीमेंट्स नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर, कि हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट बिड नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं। एग्रीमेंट्स ऑन कॉमन नॉर्म्स टू कैलकुलेट प्राइसेस और टर्म्स ऑफ बिड्स, एग्रीमेंट्स टू स्क्वीज आउट आउटसाइड बिडर्स, तो जो आपस में डिसाइड करके जाते हैं वो उनका ये होता है मोटिव कि जो आउटसाइड बिडर्स होंगे उनको हम स्क्वीज आउट कर देंगे, उनको तो हटा ही देंगे। Agreements designating bid winners in advance on rotational basis or on geographical or customer base allocation basis। तो जो तो ये जो बिड विनर्स होते हैं ये आपस में ना डिसाइड करके जाते हैं कि हम रोटेशनल बेसिस पे ये लेते रहेंगे टेंडर्स, जैसे एक बार मैं ले लूंगा, दूसरी बार तुम ले लेना, या फिर किसी जोग्राफिकल एरिया पे डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाला जोग्राफिकल एरिया तुम ले लेना, ये वाला मैं ले लूंगा, ये वाला तुम ले लेना। तो ये सारे जो कॉमन अडॉप्टेड बेस हैं कॉल्यूसिव बिडिंग या फिर बिड रिगिंग के, इनको हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल में आपके कौन कौन से आते हैं, दोबारा देख लेते हैं एक बार। आपका आता है हॉरिजॉन्टल में कार्टेल आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइंस परचेज और सेल ऑफ प्राइसेस, लिमिट कर रहे हो प्रोडक्शन को, सप्लाई को, मार्केट को, टेक्निकल डेवलपमेंट को, या मार्केट एलोकेशन कर रहे हो, शेयर्स द मार्केट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एलोकेशन। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट कर रहे हो बिड रिगिंग में या फिर कल्यूसिव बिडिंग में। ये सारे आपके हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स होते हैं, और इसमें जो प्रूव करना होता है वो किसको प्रूव करना होता है? डिफेंडेंट पे। मतलब इसमें प्रिज्यूम किया जाएगा ये सारे एग्रीमेंट्स जो है वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसमें मान लिया ही जाता है कि ये सारे एग्रीमेंट्स में अगर आप एंटर कर रहे हो ना तो आप एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो, और इसलिए डिफेंडेंट को खुद प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ नहीं मेरा कोई ये मोटिव नहीं था, या मैं ये नहीं कर रहा हूँ एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। कार्टेल भी एक तरह का एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है और वो भी हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट ही कहलाता है। चलिए अब आपका आता है वर्टिकल एग्रीमेंट्स। वर्टिकल एग्रीमेंट्स आपके कौन कौन से होते हैं? जो डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं या फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन चेन में या मार्केट्स में, या अलग अलग तरह के लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन में, या फिर डिफरेंट स्टेजेस में, उनको बोला जाता है वर्टिकल एग्रीमेंट्स। कौन कौन से वर्टिकल एग्रीमेंट्स होते हैं? टाई इन एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। कौन कौन से होते हैं? टाई इन एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। ये सारे आपके वर्टिकल एग्रीमेंट्स होते हैं।
टाई इन, इसमें जो प्रूफ करने का ओनस होता है वो किस पे होता है, इसमें प्रूफ करना होता है इन्फॉर्मेंट को, जो ये बोल रहा है कि हाँ अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन है, ठीक है। तो रूल ऑफ रीजन इज एप्लीकेबल टू सच अग्रीमेंट्स इन ऑर्डर टू फाइंड एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन कंपटीशन। टाई इन एग्रीमेंट आपको क्या होता है, टाई इन एग्रीमेंट का मतलब है कि ना जो सेलर है या जो सप्लायर है वो ऑलरेडी बोल देता है कि मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, 2 या 3 जितने भी, एक प्रोडक्ट तो जैसे अगर आप ले रहे हो तो उसके साथ साथ आपको दूसरा प्रोडक्ट जो है वो लेना ही है, तभी आपको मैं वो वाला प्रोडक्ट दूंगा जो आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गैस डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपको बोलता है कि आपको कनेक्शन भी लेना पड़ेगा अगर आपको गैस स्टोव चाहिए तो, मतलब गैस स्टोव भी लेना पड़ेगा अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो। दिस इज अ प्री कंडीशन कि आप, उसने परचेजर को बोल दिया कि उसको कुछ अदर गुड्स खरीदने पड़ेंगे जो उसको गुड्स खरीदने उसके साथ साथ ही। तो ये बोलता है टाई इन एग्रीमेंट, मतलब टाई इन का मतलब बांध दिया, कंसोलिडेटेडली आपको एक और प्रोडक्ट लेना पड़ेगा उसी के साथ जो आपको ऑलरेडी खरीदना है। टाई इन एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रिक्वायरिंग अ परचेजर ऑफ गुड्स, ये रिक्वायर करते हैं परचेजर ऑफ गुड्स जो खरीद रहा है, जैसे कि आप, एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेज, कंडीशन क्रिएट करता है टू परचेज सम अदर गुड्स, क्योंकि अदर गुड्स भी आप खरीदो। A good example of tie-in agreement is where a gas distributor requires a consumer to buy a gas stove as a precondition, कि जैसे गैस डिस्ट्रीब्यूटर आपसे चाहता है कि वो आप गैस स्टोव खरीदो एज अ प्री कंडीशन, ये प्री कंडीशन होगी टू ऑब्टेन कनेक्शन ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग गैस, ताकि आप कनेक्शन ले पाओ कुकिंग गैस का। आपको लेना सिर्फ कुकिंग गैस है, बट वो आपको बोलता है नहीं आपको ना गैस स्टोव भी लेना पड़ेगा, सो दैट इज कॉल्ड अ टाई इन एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर फ्रॉम एक्वायरिंग और अदरवाइज डीलिंग इन एनी गुड्स अदर देन दोज ऑफ द सेलर और एनी अदर पर्सन। तो इसमें क्या कर रहे हो आप, एग्रीमेंट कर रहे हो कि रिस्ट्रिक्ट करने का, फ्रॉम एक्वायरिंग और अदरवाइज डीलिंग इन एनी गुड्स, कि जो गुड्स सेलर दे रहा है ना उसके अलावा आप किसी दूसरे से नहीं लोगे। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट आप उसी से ही लोगे, in any goods other than those of a seller or any other person. Thus, where a manufacturer asks a dealer not to deal in similar products of its competitor directly or indirectly and discontinues the supply on the ground that dealer also deals in products of suppliers competitors goods is an illustration of exclusive dealing agreement. Exclusive distribution agreement में क्या होता है कि agreement to limit, restrict or withhold the output or supply of any goods or allocate any area or market for the disposal or sale of goods. इसमें एग्रीमेंट होता है ताकि आप लिमिट करो, रिस्ट्रिक्ट करो या विदहोल्ड करो आउटपुट और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और एलोकेट एनी एरिया और मार्केट फॉर डिस्पोजल और सेल ऑफ गुड्स, रिक्वायरिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर नॉट टू सेल गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टेरिटरी। डिस्ट्रीब्यूटर को बोलना कि आप इससे, इस टेरिटरी के बाहर आप सेल नहीं करोगे गुड्स। इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। रिफ्यूजल टू डील क्या होता है, दिस इंक्लूड्स एग्रीमेंट व्हिच रिस्ट्रिक्ट्स और इज लाइकली टू रिस्ट्रिक्ट by any method the persons or classes of persons to whom goods are sold or from whom goods are bought. For example, agreement which provides that franchisees will not deal in products or goods of similar nature for a period of 3 years from the date of determination of agreement within a radius of 5 km from showroom amounts to exclusive dealing agreement. Resale price maintenance क्या होता है, includes any agreement to sell goods on condition that the prices to be charged on resale by the purchaser shall be prices stipulated by the seller unless it is clearly stated that prices lower than those may be charged. Resale price maintenance में क्या बोल रहा है वो, कि prices जो charge होंगे by the purchaser जब वो sell करेगा आगे, वो वही prices होंगे जो seller उसे बोल रहा है, unless अगर वो बोल रहा है कि तुम इससे कम में भी charge कर सकते हो तो वो उसमें कर सकता है, बेच सकता है, बट अदरवाइज जो सेलर उसे दे रहा है उसे उसी प्राइस पे सेल करना है जो वो बोलेगा कि इस प्राइस पे सेल करो। वर्टिकल एग्रीमेंट्स में रूल ऑफ रीजन अप्लाई होता है, मतलब प्रोसिक्यूटर को प्रूफ करना पड़ता है कि अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन में। हाउएवर इसके ना कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कब कब ये नहीं माना जाएगा कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स है या फिर अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन है। कब कब, जब किसी पर्सन के पास राइट है टू रिस्ट्रेन एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ और टू इम्पोज रीजनेबल कंडीशंस, मतलब उसके पास राइट ही है प्रोडक्ट का, कॉपीराइट एक्ट के अंदर की उसके पास कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेड एंड मर्केंटाइज मार्क्स में उसके पास राइट है, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स डिजाइंस एक्ट में उसके पास है,
डिजाइन उसका है, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट, इन सभी एक्ट्स में अगर उसका है ना, उसका कोई भी कॉपीराइट है, पेटेंट है या ट्रेड मार्केटाइज है, जो भी है, तो इसमें नहीं माना जाएगा कि वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। इसमें वो किसी भी तरह से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली यार, अगर मेरा प्रोडक्ट पे मेरा कॉपीराइट है तो मैं ही सेल करूंगा ना उसको, मैं क्यों आपको राइट दूंगा कि वो आप सेल करो। मतलब उस पर मैं कोई भी कंडीशंस है वो मैं इम्पोज कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा जो है उसमें मैं नहीं कर सकता। तो इन पे अगर कोई भी कंडीशंस लगाई जा रही हैं तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स नहीं कहलाएंगी, या फिर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन नहीं कहलाएंगी। तो व्हाट इज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट? तो इसमें इन्होंने क्या किया ना, ये जो सारे पॉइंट्स है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले को पॉइंट्स को मिला के ही ना सारे ये पॉइंट्स लिखी है। देखो नीचे से शुरू करते हैं। रेफ्यूजल टू डील आपका वर्टिकल एग्रीमेंट है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस वर्टिकल एग्रीमेंट है, एक्सक्लूसिव सप्लाई एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन आपका वर्टिकल है, कंडीशनल सेल टाई इन अरेंजमेंट ये भी वर्टिकल है, बिड रिगिंग आपका वो था हॉरिजॉन्टल, अग्रीमेंट टू फिक्स प्राइस एलोकेट मार्केट्स मतलब जोग्राफिकल लोकेशन को मार्केट एलोकेशन वगैरह कर देना, ये सब आपके हॉरिजॉन्टल हो गए। एग्रीमेंट टू लिमिट प्रोडक्शन ये भी हॉरिजॉन्टल में था ऊपर। तो इन्होंने दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिला के एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स ये बता दिए। बट इसमें ध्यान रखना, ये बोल रहा है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, तो ये तो है ही, और इनके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, बट ये लिमिटेड नहीं है कि यही होंगे सिर्फ। Prohibition of abuse of dominant position. So Section 4 of Competition Act expressly prohibits any enterprise or group from abusing its dominant position, meaning thereby a position of strength enjoyed by enterprise group in relevant market. तो ये बोल रहा है कि जो dominant position है ना, मतलब अगर आपकी dominant position है किसी भी enterprise की या group की, तो उसको आपको उसका abuse नहीं करना है, उसको bad तरह से use नहीं करना है कि आप उसका फायदा उठाओ और अपने ही फेवर में सारे चीजें करो। ऐसा नहीं करना है कि आप इंडिपेंडेंटली कॉम्पिटिटिव फोर्सेस ऑपरेट करो, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस प्रिवेलिंग इन द रेलेवेंट मार्केट, और अफेक्ट्स इट कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर्स और द रेलेवेंट मार्केट इन इट्स फेवर, या फिर अफेक्ट करो कॉम्पिटिटर्स को और कंज्यूमर्स को रेलेवेंट मार्केट इन इट्स फेवर। डोमिनेंट पोजीशन कब होगी? ये बोल रहा है कि देयर शैल बी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इफ एन एंटरप्राइज और ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोजेस अनफेयर और अनडिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन, अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन लगाता है परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे, या फिर प्राइस एंड परचेज और सेल इंक्लूडिंग प्रीडेटरी प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्रीडेटरी प्राइस का यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट अ प्राइस which is below the cost, मतलब आपकी जो कॉस्ट लगी है ना गुड्स या सर्विसेज में, आप उससे भी कम में सेल कर रहे हो, as may be determined by regulations of production of goods or provision of services with a view to reduce competition, ताकि आप कंपटीशन को रिड्यूस कर सको और एलिमिनेट कर सको कॉम्पिटिटर्स को। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस होती है प्रेडेटरी प्राइस में, कि आप ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम में सेल करते हो जो भी आपका कॉस्ट लगा है। सेकंड, आपका ये एम होता है कि आप एलिमिनेट करो कॉम्पिटिटर्स को। तो अगर ये दोनों कंडीशंस होंगी तो आप प्रीडेटरी प्राइस पे सेल कर रहे हो, तो ये बोल रहा है ये माना जाएगा कि ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोजेस अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और प्राइस इन परचेज और सेल इंक्लूडिंग प्रीडेटरी प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस। फिर ये बोल रहा है कि includes an abuse of dominant position as an enterprise or group limiting or restricting production of goods or services or market, therefore technical or scientific development relating to goods or services to prejudice of consumers. Further ये बोल रहा है कि section 4(2) CDE specify 3 other forms of abuses, namely कौन कौन से? अगर कोई भी पर्सन इंडल्ज करता है इन प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस, किसी को मार्केट एक्सेस से डिनायल कर देना, और मेक्स कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशंस which by their nature or according to commercial usage have no connection with the subject of contracts, या फिर dominant position कर रहे हो one market relevant market to enter into or protect other relevant market। तो कौन कौन सी dominant position होती है? abuse of dominant position includes imposing
unfair conditions of price, predatory price, limiting production, market or technical development, creating barriers to entry, applying dissimilar conditions to similar transactions, denying market access deny कर देना, using dominant position in one market to gain advantages in other market. ये सब अच्छे से पॉइंट्स लर्न कर लेना, जिसमें जिसमें सब पॉइंट्स वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अच्छे से लर्न कर लेना, बिकॉज इनमें क्या होता है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स है ना, ये डायरेक्टली आप यही लिखोगे तो ही मार्क्स मिलते हैं, अगर आप इनमें कोई भी अपने वर्ड्स से बना के लिखोगे आंसर, आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं. सो इनमें कोशिश करना ऐसे ही लर्न करना. कोई भी डेफिनेशन है या कुछ है तो आप हल्का उसमें अपना भी बना सकते हो, बट जो इस तरह के पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनमें इंस्टीट्यूट चाहता है और उसको दिख जाते हैं पॉइंट्स, इसलिए अगर आप यही पॉइंट्स लिखते हो तो आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं. कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन मींस एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स और assets, acquisition of control by person over an enterprise where such person has direct or indirect control over another enterprise, engaged in competing businesses, and mergers and amalgamations between or amongst enterprises when the combining parties exceed threshold set in the act. तो अगर इसमें आप कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आप मर्जर कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो, अमेलगमेशन कर रहे हो, तो ये सब चीजें कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन में आती हैं. और इसके लिए आपको सीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है. कब? अगर आपका जो लिमिट्स प्रिस्क्राइब करी गई है ना, इससे ज्यादा का है, इससे ज्यादा में आप फॉल कर रहे हो, तो आपको सीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो थ्रेशोल्ड क्या है इसका? अगर आप एंटरप्राइज लेवल पे कर रहे हो, मतलब ग्रुप लेवल नहीं है, एंटरप्राइज लेवल पे कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, तो एसेट्स आपके अगर 2000 करोड़ से ज्यादा हैं, 2000 INR करोड़ से, ठीक है, और या फिर टर्नओवर है आपका 6000 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर आपका है 6000 करोड़ से ज्यादा, या फिर एसेट्स हैं आपके 2000 करोड़ से ज्यादा, और या फिर कर रहे हो वर्ल्ड वाइड, इंडिया के साथ ही वर्ल्ड वाइड विद इंडिया लाइक, तो आपका जो $1 बिलियन होना चाहिए, $1 बिलियन USD, $1 बिलियन, ये डॉलर की होगी करेंसी, और उसमें एटलीस्ट 1000 INR इंडिया का होना चाहिए, 1000 करोड़ INR इंडिया. ठीक है, और ऐसे ही इसमें टर्नओवर में आपको बोल रहा है कि 3 बिलियन USD होने चाहिए विथ एटलीस्ट 3000 INR करोड़ इन इंडिया. तो इसको ऐसे लर्न करना, 2000, 6000, ये याद कर लेना कि ऊपर एसेट्स, लेफ्ट साइड एसेट्स है, राइट साइड टर्नओवर है. इंडिया के सामने लिख लेना 2000, टर्नओवर में लिख लेना 6000, वर्ल्ड वाइड में लिख लेना 1 बिलियन 1000 करोड़, 3 बिलियन 3000 करोड़. ठीक है, अब आपको मैं ग्रुप लेवल का मतलब बताती हूँ, ग्रुप लेवल को कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं. इसमें ना सब जो ऊपर लिखा है आपको उसको इंटू 4 कर देना. अब आपने ऊपर लिखा है 2000, तो उसको 4 कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8000 हो जाएगा, 6000 को 4 से कर दोगे मल्टीप्लाई 24000 हो जाएगा, 1 बिलियन को करोगे 4 से मल्टीप्लाई 4 बिलियन हो जाएगा, 3 बिलियन को करोगे 12 बिलियन हो जाएगा. लेकिन ध्यान रखना विथ एटलीस्ट वाले को मत करना मल्टीप्लाई 4 से, विथ एटलीस्ट को ऐसे रहने देना, विथ एटलीस्ट 1000 करोड़ जो है ना एसेट्स में और टर्नओवर में है जो 3000 करोड़, उसको मल्टीप्लाई मत करना 4 से, बट और सबको कर देना. तो एंटरप्राइज का क्या क्या है आपका इंडिया का, अगर 2000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स या फिर 6000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, या फिर वर्ल्ड वाइड विथ इंडिया लेग में आपका 1 बिलियन USD से ज्यादा का है और एटलीस्ट 1000 INR करोड़ इंडिया के हैं, और USD 3 बिलियन है आपके टर्नओवर उससे ज्यादा के, या फिर 3000 INR करोड़ है टर्नओवर एटलीस्ट. ग्रुप लेवल में सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, ग्रुप लेवल में सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, एक्सेप्ट एटलीस्ट वाले को मत करना. इसको केयरफुली लर्न करना, इसमें कंफ्यूज मत करना. ये अगर आ जाता है तो ये मतलब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ये मक्खन की तरह है, मक्खन. चलो, थ्रेशोल्ड फॉर अवेलिंग ऑफ डीमिनिमाइज एग्जेम्पशन, तो इसमें एक एग्जेम्पशन भी है. अगर आप एक्वायर कर रहे हो ना, एक्वायर कर रहे हो, एक एक्वायरिंग कंपनी है जो जिसको एक्वायर कर रही है उसको टारगेट कंपनी बोला जाता है. टारगेट कंपनी मतलब वो खत्म हो रही है तो उसके लिए उसको बोला जाता है टारगेट कंपनी. तो टारगेट कंपनी की अगर आपके एसेट्स इंडिया के 350 करोड़ से कम है, 350 करोड़ तक है या उससे कम है, या फिर 1000 करोड़ तक है,
1000 करोड़ तक है या फिर 350 करोड़ तक एसेट्स है या फिर 1000 करोड़ तक टर्नओवर है, टर्नओवर 1000 करोड़ तक है, तो आपको सीसीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको सीसीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्पशन दे दिया, ये छोटी छोटी कंपनी है, अब इसके लिए क्या क्या कितना टाइम देगी ना सीसीआई, तो इसलिए इसको एग्जाम्पशन दे दिया कि अगर टारगेट एंटरप्राइज का एसेट जो है 350 करोड़ तक है और टर्नओवर 1000 करोड़ तक है तो उसको सीसीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो भाई कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करना पड़ेगा। सेक्शन 6 क्या बोलते हैं? सेक्शन 6 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट प्रोहिबिट्स एनी पर्सन और एंटरप्राइज फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉम्बिनेशन व्हिच कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन एक्ट प्रोहिबिट करता है उस पर्सन को या एंटरप्राइजेस को जो कॉम्बिनेशन में एंटर हो रही है, किस लिए? एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन क्रिएट करने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रेगुलेट करने के लिए ये बनाया गया है। एंड इफ सच अ कॉम्बिनेशन इज फॉर्म्ड, और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है जो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्रिएट कर रहा है तो वो वॉइड होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन बोथ हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में ज्यादा इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन होता है ड्यू टू कंसोलिडेशन। सेक्शन 6(2) क्या कहता है? Any person or enterprises who or which proposes to enter into combination shall give a notice to commission. वो नोटिस देगा कमीशन को, डिस्क्लोजिंग डिटेल्स ऑफ प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन, कि हम ये कॉम्बिनेशन प्रपोज कर रहे हैं उस फीस के अंदर या उस फॉर्म में जो प्रिस्क्राइब किया गया है। और सच इंटीमेशन शुड बी सबमिटेड विद इन 30 days। 30 days of what? 30 days of approval of proposal relating to merger acquisition amalgamation by the board of directors of enterprise, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट और अदर डॉक्यूमेंट ऑफ एक्विजिशन। तो 30 days के इनके अंदर अंदर आपको सबमिट करना है कॉम्बिनेशन, प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन कमीशन को। जो कॉम्बिनेशन है वो इफेक्ट में नहीं आएगा तब तक, कब तक? जब तक 210 days 210 days पास नहीं हो जाते, या तो जब से आपने नोटिस दिया है तब से, या फिर कमीशन ने पास किया है ऑर्डर, विच एवर इज अर्लियर। अगर कमीशन ने ऑर्डर पहले पास कर दिया है, 210 दिनों से कम में कर दिया है, तो वही मान लिया जाएगा ना। तो विच एवर इज अर्लियर बोल रहे हैं। तो envisages that no combination shall come into effect until 210 days have passed from the day of notice, or the commission has passed orders, whichever is earlier. CCI empowered to deal with such notice in accordance with provisions of section 29, 30, 31. 29 बताता है प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन का। 30 बताता है कि वेदर डिस्क्लोजर मेड टू इट अंडर सेक्शन 262 is correct and whether the combination has or is likely to have appreciable adverse effect on competition, क्या वो appreciable adverse effect on competition क्रिएट कर रहे हैं। और सेक्शन 31 बताता है कि कमीशन में अलाउ कॉम्बिनेशन, वो अलाउ कर देगा कमीशन कॉम्बिनेशन को अगर appreciable adverse effect on competition नहीं है, और अगर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन है तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा कॉम्बिनेशन, फिर नहीं इफेक्ट में आएगा। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 डू नॉट अप्लाई टू शेयर सब्सक्रिप्शन और फाइनेंसिंग फैसिलिटी और एनी एक्विजिशन बाय अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बैंक और वेंचर कैपिटल फंड परसुएंट टू एनी कोवेनेंट ऑफ अ लोन एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो ये सब जो है ये इसके दायरे में नहीं आते हैं। सेक्शन 6 के दायरे में नहीं आते हैं। तो ये बोल रहे हैं कॉम्बिनेशंस को सिर्फ रेगुलेट किया जाता है और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स और अब्यूज ऑफ डोमिनेंस को प्रोहिबिट किया जाता है। क्योंकि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स मतलब कंपटीशन नहीं हो ऐसे एग्रीमेंट्स बनाए जा रहे हैं, तो उनको प्रोहिबिट किया जाता है, उनको रोका जाता है, उनको करने से मना किया जाता है। और अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, अगर आप डोमिनेंट पोजीशन का यूज कर रहे हो, बैड यूज कर रहे हो, तो उसको भी प्रोहिबिट किया जाता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश होगा कहाँ पे? सेक्शन 7 इसके लिए बनाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 7 एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश कमीशन टू बी कॉल्ड CCI। तो इसमें CCI कमीशन के पास क्या होता है? पावर होता है एक्वायर करने का, होल्ड मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स नेम एंड बाय द सेड नेम, sue or be sued in the premises. The setup of commission corresponds to that of securities and SEBI
तो ये बोल रहे हैं कमीशन का जो सेटअप है वो कॉरस्पॉन्ड करता है सेबी के हेड ऑफिस जो है कमीशन का वो है न्यू दिल्ली में, और वो जहां जहां चाहे अपने ब्रांचेस और भी खोल सकता है। तो इसमें आपके क्या कंपोजिशन होना चाहिए, एक तो चेयरपर्सन होना चाहिए, ठीक है, और मेंबर्स होने चाहिए कम से कम दो, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 6, ज्यादा से ज्यादा 6 अदर मेंबर्स, मतलब चेयरपर्सन के अलावा एक चेयरपर्सन होगा, कम से कम 2 मेंबर्स होंगे, चेयरपर्सन को छोड़ के कोई भी 2 मेंबर्स होंगे कम से कम, या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 मेंबर्स होंगे, ठीक है। चेयरपर्सन मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। चेयरपर्सन और मेंबर्स कौन से पर्सन होंगे, पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटेग्रिटी, स्टैंडिंग, हु हैज स्पेशल नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ 15 इयर्स। कम से कम उनका एक्सपीरियंस 15 इयर्स का होना चाहिए, नॉट लेस देन 15 इयर्स। 15 इयर्स से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। किसमें, इंटरनेशनल ट्रेड का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स एक्सेट्रा, इन सब का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स जो अपॉइंट होते हैं वो होल टाइम बेसिस पे अपॉइंट होते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस एंड ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स, तो जो चेयरपर्सन और अदर मेंबर है वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं, 5 इयर्स के लिए, जब से वो एंटर हुए हैं ऑफिस में, और एलिजिबल भी होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, मतलब 5 इयर्स खत्म होने के बाद वो रीअपॉइंट भी किया जा सकता है उन्हें। हाउएवर चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स शैल नॉट होल्ड ऑफिस, अगर वो 65 इयर्स के हो जाते हैं तो वो ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे। 65 इयर्स के अगर वो हो जाते हैं तो वो ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे। अगर कोई भी वैकेंसी होती है रिमूवल या रेजिग्नेशन से इनके, तो वो वैसे ही फ्रेश अपॉइंटमेंट के द्वारा पूरी की जाएगी, जैसे सेक्शन 8 या सेक्शन 9 में हमने अपॉइंट किया था, ठीक है। अगर वैकेंसी हो जाती चेयरपर्सन की किसी भी रीजन से, मान लो डेथ हो गई या रेजिग्नेशन से या फिर अदरवाइज से, कि चेयरपर्सन की वैकेंसी की पोस्ट खाली हो गई, तो फिर क्या होगा, सीनियर मोस्ट जो मेंबर है, सीनियर मोस्ट मेंबर वो चेयरपर्सन की तरह एक्ट करेगा तब तक जब तक वैकेंसी उसकी फुल नहीं हो जाती, जब तक उसकी वैकेंसी पे कोई नया चेयरपर्सन नहीं आ जाता, तब तक सीनियर मोस्ट मेंबर अपॉइंट हो जाएगा एज चेयरपर्सन। या फिर चेयरपर्सन जब तक एब्सेंस में है ड्यू टू इलनेस या फिर किसी अदर कॉज की वजह से एब्सेंस में है इसमें, ठीक है, एब्सेंस में है, तो भी सीनियर मोस्ट मेंबर चेयरपर्सन के फंक्शंस परफॉर्म करेगा जब तक कि वो चेयरपर्सन रिज्यूम नहीं करता अपने फंक्शंस। रेजिग्नेशन ऑफ चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन और any other member may resign his office by notice in writing to CG. He will continue to hold his office until the expiry of 3 months from the date of receipt of such notice. वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक 3 months, जब से उसने नोटिस दिया तब से उसके 3 months जब तक इलैप्स नहीं हो जाते, और until a person newly appointed as successor enters, कोई दूसरी पर्सन जो उसके सक्सेसर में अपॉइंट हुआ है वो तब तक जब तक अपॉइंट नहीं हो जाता, या फिर अंटिल एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, जब तक उसका टर्म खत्म नहीं हो जाता, विच एवर इज अर्लीस्ट, तब तक वो ऑफिस होल्ड करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर रिमूव कर सकता है किसी भी चेयरपर्सन या मेंबर को अगर वो एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट होता है, या फिर एंगेज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन पेड एम्प्लॉयमेंट, वो ऑलरेडी कहीं पेड एम्प्लॉयमेंट में भी था, उसी के साथ साथ जब वो सीसीआई में था तब भी, या फिर कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस इंक्लूड्स मॉरल टर्पिट्यूड, कोई भी ऑफेंस किया है विच इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड, या फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट है प्रीजुडिशियली विच अफेक्ट्स हिज फंक्शंस, या फिर अब्यूज किया है उसने अपनी पोजीशन का, या मेंटली और फिजिकली वो इनकेपेबल है। लेकिन ये बोल रहा है जो डी और ई केसेस है ना, हाउएवर नो मेंबर शैल बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड, डी और ई केसेस में, अनलेस सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस बीइंग मेड टू इट इन हिज बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑन एन इंक्वायरी as prescribed reported that the member ought on such ground or grounds to be removed. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोले, इंक्वायरी जो हुई थी उसके तहत कि उस मेंबर या चेयरपर्सन को हटाना चाहिए ऑन सच ग्राउंड्स
तो तभी वो हटाए जाएंगे डी और ई केसेस में। फर्दर ये बोल रहा है सेक्शन 12 में कि फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच चेयरपर्सन और मेंबर सीज टू होल्ड ऑफिस, अगर उनका टर्म खत्म हो जाता है या जब से भी उनका पीरियड सीज हो जाता है चेयरपर्सन या मेंबर का टू होल्ड ऑफिस, वो तब से लेके 2 साल तक वहां पे अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां पे कोई पार्टी थी प्रोसीडिंग बिफोर द कमीशन, कोई प्रोसीडिंग उससे पहले जो भी चल रही थी उसमें जो पार्टी थी वही पार्टी थी जिसके यहाँ चेयरपर्सन और मेंबर ने अपॉइंटमेंट ली है, तो 2 साल तक उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है जब तक उसका अपॉइंटमेंट खत्म होता है, सॉरी जब तक उसका ऑफिस खत्म होता है वहां पे, तो वहां से लेके वो 2 साल तक चेयरपर्सन या कोई भी मेंबर अपॉइंट नहीं हो सकता उस पार्टी में जो ऑलरेडी प्रोसीडिंग थी प्रीसीडिंग बिफोर द कमीशन। Director General. Director General is an important functionary under the Act. He is to assist Commission in conducting inquiry. Director General inquiry करेगा in contravention of any of provisions of the Act, और वो functions perform करेगा जो भी Act बताना चाह रहे हैं। तो डायरेक्टर जनरल में इंक्लूड होता है एडिशनल, जॉइंट, डेप्यूटी और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। फंक्शंस, ड्यूटीज कमीशन के क्या होते हैं? टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, to promote and sustain competition, to protect interest of consumers, to ensure freedom of trade carried on by such other participants in markets in India. अच्छा, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, इसमें कौन कौन से एग्रीमेंट्स आते हैं ये देख लेते हैं। So while determining whether an agreement has appreciable adverse effect on competition, the commission shall give due regard to all of the factors. कौन से 6 factors है? Creation of barriers to new entrants, कि new entrants को market में घुसने नहीं देना। Driving existing competitors out of the market, जो existing भी competitors हैं उनको बाहर मार्केट से निकाल के फेंक देना, या फिर foreclosure of competition by hindering entry into the market. A पॉइंट को इसने दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया है कि कंपटीशन को हटाना बाय हिंडरिंग एंट्री इनटू द मार्केट, एंट्री नहीं देना मार्केट में। एक्रूअल ऑफ बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, बेनिफिट्स देना कंज्यूमर को, ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। प्रमोशन ऑफ टेक्निकल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो 3 ऊपर के नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, नेगेटिव मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव बोलते हैं इनको, और नीचे के 3 हो गए बेनाइन बेनिफिट्स। ठीक है, कमीशन इंक्वायर कर सकता है अगर उसे लग रहा है कि कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन 3 और 4 का, मतलब सेक्शन 3 और 4 का मतलब या तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है या फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन इन सच मैनर, या तो खुद से भी कर सकता है या फिर उसे किसी ने इन्फॉर्म किया है तो भी वो कर सकता है। For the purposes of determining whether an enterprise enjoys dominant position or not, the commission shall give due regard to the following. अगर डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं उसके लिए कमीशन क्या देखेगा? ये सारी चीजें फैक्टर्स देखेगा। कौन कौन से फैक्टर्स? मार्केट शेयर ऑफ एंटरप्राइज, size and resources of enterprise, size and importance of competitors, economic power of enterprise, dependence of consumers, monopoly or dominant position whether acquired as a result of any statute, countervailing buying power, market structure, social obligations। इसमें से कम 8 से 10 याद कर लेना। रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट में कमीशन क्या देखेगा? रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स, लोकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स, लैंग्वेज, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस।
रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट में क्या देखिएगा, ऊपर हमने देखा था रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, अब हम देख रहे हैं रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। तो इसमें ये देखिएगा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एंड यूज ऑफ गुड्स, price of goods or service, consumer preferences, exclusion of in-house production, existence of specialized producers, classification of industrial products. Inquiry into combination by commission. तो combination जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे ना कि merger हो रहा है, acquisition हो रहा है, amalgamation हो रहा है, तो इसमें inquiry कर सकता है commission. Commission under Section 20 of Competition Act may inquire into appreciable adverse effect on cost. वो ये देख सकता है कि ऐसा तो नहीं कि इस कॉम्बिनेशन में appreciable adverse effect हो रहा है, या तो वो खुद की नॉलेज पे भी कर सकता है स्यूमोटो, या फिर उसे किसी ने बोला है, किसी का नोटिस आया, और अपॉन रिसीट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 262 relating to acquisition referred to in section 5A or acquiring of control, it has been provided that an inquiry shall be initiated by commission within 1 year. Inquiry initiate होगी within 1 year from the date on which such combination has taken effect. On receipt of notice under section 2 from the person or enterprises which proposes to enter into combination, it is mandatory. Section 262 में याद करो, हमें वो देना होता था ना combination के लिए कि हम propose कर रहे हैं combination. It is mandatory for the commission to inquire whether combination referred in that notice has caused or is likely to cause appreciable adverse effect. वो ये देखेगा कि इंक्वायर करेगा कि क्या कॉम्बिनेशन जो है ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन तो नहीं कर रहा है। तो कमीशन कौन कौन से फैक्टर्स को देखेगा डिटरमाइन करने के लिए कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन है या नहीं है रेलेवेंट मार्केट में। ये वाले फैक्टर्स है देखो डोमिनेंट पोजीशन के लिए, ये वाले एग्रीमेंट्स थे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है। तो ये सबके वर्डिंग्स याद रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना। अब हम देख रहे हैं कमीशन शैल गिव ड्यू रिगार्ड टू ऑल ऑफ द फैक्टर्स फॉर पर्पसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर कॉम्बिनेशन का एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन होगा ही नहीं। ये कॉम्बिनेशन के लिए ऊपर जो हमने पढ़ा था एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, वो हमने एग्रीमेंट के लिए पढ़ा था जिसमें 6 पॉइंट्स थे, याद करो, ये देख लेते हैं एक बार। कंफ्यूज मत होना, एक दूसरे के आंसर में एक दूसरे का आंसर मत लिख देना। ये वाला क्या बोल रहा है, प्रोवाइड्स व्हाइल डिटरमाइनिंग वेदर एग्रीमेंट का एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन है या नहीं। इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे थे कौन से फैक्टर्स देखेगा कमीशन, उसमें भी यही है कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, बट वो बात कर रहा है कॉम्बिनेशन की, तो वहां पे वर्ड यूज किया रहेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसके ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से भी कोई 8-9 याद कर लेना। Actual and potential level of competition through imports in the market, extent of barriers to entry into market, level of combination in market, degree of countervailing power in the market, extent of effective competition likely to sustain in a market, etc. 8-10 याद कर लेना, ठीक है। The above yardsticks are to be taken into account irrespective of the fact whether inquiry is instituted on receipt of notice under section 2 upon its own knowledge. The scope of assessment of adverse effect on competition will be confined to the relevant market. Further ये बोल रहा है कि it requires the commission to evaluate whether benefits of combination, अगर बेनिफिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन आउटवे करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन को, अगर बेनिफिट्स जो है कॉम्बिनेशन के वो ज्यादा है एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन से, तो वो कॉम्बिनेशन को अप्रूव कर देगा, होने देगा। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है और बेनिफिट्स कम है, तो फिर वो वॉइड हो जाएगा कॉम्बिनेशन। Procedure for inquiry on complaints under section 19. If commission is of the opinion that there exists a prima facie case on receipt of information from any person consumer
or reference from central government, state government. So it shall direct Director General to cause investigation into to be made into the manner. तो कमीशन को लगता है कि कोई ऐसा केस है कि इंक्वायरी बिठाने की जरूरत है, तो वो डायरेक्टर जनरल को बोल देगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करो. डायरेक्टर जनरल उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और सपोर्ट सबमिट कर देगा रिपोर्ट विद इन अ पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन. पर कमीशन पे वो रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं है, ठीक है. फिर वो रिपोर्ट जो है डायरेक्टर जनरल जब रिपोर्ट दे देगा कमीशन को, तो कमीशन फॉरवर्ड करेगा ये रिपोर्ट किसको किसको, सभी पार्टीज को करेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को करेगा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को करेगा. अगर डायरेक्टर जनरल बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं है प्रोविजन का, कोई भी कॉन्ट्रावीन नहीं कर रहा कोई भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो कमीशन अपॉर्चुनिटी देगा इन्फॉर्मेंट को जिसने इन्फॉर्म किया है कि हाँ इसमें चेक करो, इसमें एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन हो रहा है. तो कमीशन अपॉर्चुनिटी देगा उस इन्फॉर्मेंट को कि आपने किस बेसिस पे ये बोला है उसको जस्टिफाई कीजिए. और अगर उसे लगता है कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं है तो वो फिर इंक्वायरी को वहीं पे खत्म कर देगा. और फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26(7) इफ आफ्टर हियरिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट फर्दर इंक्वायरी इज कॉल्ड फॉर, और अगर उसे ये लगता है कि फर्दर इंक्वायरी कॉल आउट होनी चाहिए तो फिर वो डायरेक्ट करेगा कि इंक्वायरी को फर्दर भी कंटिन्यू किया जाए. Orders by commission after inquiry into agreements or abuse of dominant position. Section 27 envisages that the commission, after any inquiry into agreement entered into by any enterprise or association of enterprises or person or association of persons, or an inquiry into abuse of dominant position, may pass all or any of the following orders. कमीशन जब इंक्वायरी हो जाएगी किसकी इंक्वायरी, अगर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है उसकी, या फिर कोई एग्रीमेंट एंटर ही किया गया है फॉर एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, तो इसके लिए कमीशन इंक्वायरी के बाद फॉलोइंग ऑर्डर्स पास करेगा. कौन कौन से? डायरेक्ट करेगा एग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की डिसकंटिन्यू हो, अगर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन क्रिएट हो रहा है तो वो डिसकंटिन्यू हो, या फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो रहा है तो डिसकंटिन्यू हो, और दोबारा एंटर नहीं किया जाएगा वो एग्रीमेंट. और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4 शैल बी डिसकंटिन्यूड. जो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है वो डिसकंटिन्यू की जाएगी. कमीशन इंपोज भी करेगा पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 preceding financial years upon each of person, हर पे, हर पर्सन एंटरप्राइज पे which were parties, जो की पार्टीज थी उस एग्रीमेंट के, और abusing dominant position या फिर dominant position को abuse कर रही थी. In case any agreement which is prohibited by section 3 has been entered into by any cartel, commission impose करेगा upon each producer, seller, distributor, trader a penalty up to 3 times of its profits. Penalty up to 3 times of its profits for each year of the continuance of such agreement, whichever is higher. तो वो पेनल्टी लगाएगा up to 3 times of its profit for each year of continuance of such agreement, whichever is higher. Commission may direct that agreements shall stand modified to the extent and in manner specified in the order. Commission may direct enterprises to comply with such orders and directions as it deems fit, to pass such order or issue such directions as it may deem fit. Division of enterprise and enjoying dominant position. तो जो dominant position enterprises जो enjoy कर रही हैं उनको ना divide कर दो ताकि उनका dominant position ही खत्म हो जाए. Commission may, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force by order in writing, direct division of an enterprise enjoying dominant position to ensure that such enterprise or group does not abuse its dominant position. The order of commission referred to above
may provide for all or any of the following matters, namely transfer or vesting of property rights, liabilities or obligations. Transfer कर दो, vest कर दो property rights of liabilities, obligations. Adjustment of contracts either by discharge or reduction of any liability or obligation or otherwise. Creation, allotment, surrender or cancellation of shares, stocks, securities. Formation or winding up of enterprise or amendment of memorandum of association or articles. Extent to which and the circumstances in which provisions of order affecting enterprise may be altered. Any other matter which may be necessary to give effect to the division. तो ये सब कर दो ताकि ना उनका जो डोमिनेंस पोजीशन है वो खत्म हो जाए. प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन. तो इन्वेस्टिगेशन करना है अगर हमें कॉम्बिनेशन में, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, एक इसमें डिफाइन किया गया सेक्शन 29 में. तो इसमें कमीशन क्या करेगा, कमीशन फर्स्ट हैज टू फॉर्म प्राइमा फेसी ओपिनियन दैट अ कॉम्बिनेशन इज लाइकली टू कॉज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट. तो कमीशन को एक प्राइमा फेसी ओपिनियन ये रखना है कि कॉम्बिनेशन जो है वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहा है. फर्दर कमीशन has come to such a conclusion that then it shall proceed to issue a notice to the parties. फिर वो नोटिस इशू कर देगा पार्टीज को, जो भी कॉम्बिनेशन में जो पार्टीज जो फॉर्म करी थी कॉम्बिनेशन, कि उनको बोलेगा कि क्यों ना हम तुम पे इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करें. बताओ, उन्हें एक शो कॉज नोटिस देगा कि हम तुम पे इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करें. आफ्टर रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, आफ्टर रिसीट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द पार्टीज द कॉम्बिनेशन कमीशन में कॉल फॉर रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल. फिर कमीशन रिपोर्ट बुलाएगा डायरेक्टर जनरल की. while pursuant to response of parties or on receipt of a report of director general, whichever is later, commission prima facie is of the opinion that combination is likely to cause appreciable adverse effect on competition. उस 7 days के अंदर डायरेक्ट करेगा पार्टीज को कि पब्लिश करे 10 days में, पब्लिश करें 10 days में डिटेल्स ऑफ कॉम्बिनेशन in such manner as it thinks appropriate, so as to bring the information to public and persons likely to be affected by such combination. ठीक है. अगर उसे लगता है, अगर कमीशन को लगता है कि कॉम्बिनेशन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो वो 7 days में बोलेगा, जब से उसे रिस्पॉन्स मिला है पार्टी का, वो 7 days में बोलेगा, 7 days के अंदर बोलेगा कि डायरेक्ट करेगा उन्हें कि तुम ना 10 दिन में, जब से बोलेगा वहां से लेके 10 दिन में तुम पब्लिश करो डिटेल्स ऑफ कॉम्बिनेशन जो अफेक्ट करेंगी जनरल पब्लिक को या फिर उन लोगों को जिनको कॉम्बिनेशन से फर्क पड़ेगा. द कॉम्बिनेशन में इनवाइट्स पर्सन likely to be affected by such said combination to file his written objections within 15 days of publishing of public notice. कमीशन बोलेगा कि 15 दिनों के अंदर जब से वो नोटिस पब्लिश होगा कॉम्बिनेशन के बारे में, कि जो अफेक्टेड पर्सन है, जिन लोगों को अफेक्ट होगा कॉम्बिनेशन से, वो अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर दे 15 वर्किंग डेज के अंदर. कमीशन में विदिन 15 वर्किंग डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटन ऑब्जेक्शंस, जब रिटन ऑब्जेक्शंस सारे आ जाएंगे, वहां से लेके 15 डेज के अंदर कॉल करेगा फॉर सच एडिशनल इंफॉर्मेशन एज इट डीम फिट, and information shall be furnished by the parties within 15 days from expiry of that period. तो ये जो डेज है ना, इनमें कंफ्यूज मत होना, इनमें सब में ऐड करते जाना. ठीक है. ये उसी में जितने डेज की बात करें ना, 7, 10, 15, ये उसमें ऐड करते जाना. इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है इसका सिर्फ यही है कि उसी में ऐड करते जाना, इसमें कंफ्यूज मत होना. After receipt of all the information and within 45 working days from expiry of period for filing further information, commission proceed करेगा जो उसे लगता है to deal with the case in accordance with provisions of section 1331. ठीक है. तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं. कमीशन को अगर लगता है कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, तो वो पार्टीज को नोटिस देगा, उनसे बोलेगा कि बताओ हम आप पे इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करें. ठीक है. फिर वो पार्टीज उसे रिस्पॉन्स देंगी. उस रिस्पॉन्स के अंदर वो रिपोर्ट भी मंगवाएगा डायरेक्टर जनरल से. फिर वो 7 days के अंदर पार्टीज को बोलेगा कि वो पब्लिश कर दे 10 वर्किंग डेज में अपने कॉम्बिनेशन की डिटेल्स, जिन लोगों को उससे फर्क पड़ रहा है पब्लिकली वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दे. फिर वो 5 से 15 वर्किंग डेज में ऑब्जेक्शंस मंगवाएगा, जिनको ऑब्जेक्शन है कॉम्बिनेशन से, वो आ जाओ.
फिर वहां से लेके 15 वर्किंग डेज में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मंगवाएगा। एंड वहां से लेके नेक्स्ट 15 डेज में इंफॉर्मेशन शैल बी फर्निश्ड बाय द पार्टीज above referred within 15 working days from expiry of the period notified by the commission। फिर वहां से 45 डेज के अंदर अंदर कमीशन प्रोसीड करेगा कि कैसे डील करना है उस केस के साथ। ऑर्डर ऑफ कमीशन ऑन सर्टेन कॉम्बिनेशंस, इसको एक बार रीड कर लेना, हो जाएगा, रीड करके याद भी कर लेना। Acts taking place outside India but having an effect on competition in India। तो agreement referred to in section 3 entered outside India, party to such agreement outside India है, enterprise abusing dominant position outside India है, combination कोई take place हो रहा है outside India, party to combination है outside India, any other matter or practice or action arising out of such agreement outside India। appearance before commission, commission के सामने appear कौन कौन करेगा? कंप्लेनेंट करेगा जिसने कंप्लेंट करी है, डिफेंडेंट करेगा जिसके ऊपर कंप्लेंट हुई है, और डायरेक्टर जनरल। दे में अपीयर इन पर्सन और ऑथराइज एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनको भी ऑथराइज कर सकते हैं, किनको? सीए इन प्रैक्टिस को, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को, या फिर सीडब्ल्यूए इन प्रैक्टिस को, या फिर लीगल प्रैक्टिशनर जो एडवोकेट है, वकील है, अटॉर्नी ऑफ एनी हाई कोर्ट इंक्लूडिंग अ प्लीडर इन प्रैक्टिस। पावर ऑफ कमीशन टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, पावर ऑफ कमीशन टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, तो इसके पास कोई पावर्स हैं जो सिविल कोर्ट में के पास पावर्स हैं अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, receiving evidence on affidavits, issuing commissions for examination of witnesses or documents, subject to provisions of section 123 124 of Indian Evidence Act, requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office, ratification of orders, तो कमीशन अमेंड कर सकता है वो ऑर्डर जो उसने पास करे हैं, या तो उसमें अमेंडमेंट लाके अमेंड उसको चेंज कर सकता है, या फिर अमेंडमेंट फॉर रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल क्या है? वही सेम है जो सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिसीविंग एविडेंस on affidavits, issuing commissions for examination of witnesses or documents, subject to provisions of section 123 124 of Indian Evidence Act, requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office। पेनल्टी क्या क्या है भैया? पेनल्टी है अगर तुम फेल्स टू कंप्लाई, अगर तुम कंप्लाई नहीं करते हो डायरेक्शंस किस सेक्शन के? 27 28 31 32 33 42A 43A, तो तुम्हें क्या पनिशमेंट होगी? फाइन लगेगा 1 लाख फॉर ईच डे, 1 लाख फॉर ईच डे विच सच नॉन कंप्लायंस अकर्स, तब तक जब तक वो अकर हो रही है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़, और जब तक वो तुम कॉन्ट्रावेंशन करते जा रहे हो तब तक। और अगर तुम सेक्शन 39(2) का कॉन्ट्रावीन कर रहे हो तो तुम्हें लगेगा इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स तक का जो हो सकता है, या फिर फाइन जो 25 करोड़ तक का हो सकता है, या फिर बोथ। penalty for non
furnishing of information, for false statement, ये सब एक बार पढ़ लेना. Competition advocacy. Section 49 of central government, state government may seek opinion of CCI on possible effects of policy on competition or any other matter. 49 envisages that while formulating a policy on competition, government may make a reference to the commission for its opinion on possible effect of such a policy on competition or any other matter. On receipt of such a reference, the commission shall give its opinion on it to central government, state government within 60 days of making such a reference, and later may formulate policy as it deems fit. Role of commission is advisory, and opinion given by commission shall not be binding upon central government, state government. Commission is also empowered to take measures for promoting of competition advocacy, creating awareness about competition, imparting training about competition issues. Proper accounts and relevant records shall be maintained by commission, and statement जो है prepare होगी इसकी prescribed form में in consultation with CAG, Comptroller and Auditor General of India. Expenses इसकी कौन पे करेगा? Audit वगैरह की, accounts audit के ये पे करेगा commission CAG को, Comptroller and Auditor General of India को. अच्छा, इसके जो केसेस होंगे वो किसके पास जाएंगे? इसके जो केसेस होंगे वो जाएंगे सबसे पहले CCI के पास, और अगर आप उससे अगर आप खुश नहीं हो तो आप जा सकते हो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और अगर उनसे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में आप कितने दिन तक जा सकते हो? 60 डेज, लेकिन एक्सटेंशन भी मिल जाएगा अगर सफिशिएंट कॉज है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इफ सेटिस्फाइड दैट एप्लीकेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग अपील, तो वो 60 डेज के बियॉन्ड भी फाइल कर सकते हैं. पावर टू एग्जेम्प्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ दैट, किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है कि ये एक्ट उसको अप्लाई नहीं हो रहा है. एनी क्लास ऑफ एंटरप्राइज को, एनी प्रैक्टिस अग्रीमेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन अकॉर्डेंस विद एनी ऑब्लिगेशन, enterprise which performs sovereign function on behalf of central government. Power of central government to supersede commission. अगर किसी भी समय सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड इट्स कंट्रोल इज अनएबल टू डिस्चार्ज फंक्शंस, वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज नहीं कर पा रही है, ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रही है, या फिर कमीशन परसिस्टेंटली मेड डिफॉल्ट, उसने लगातार वो डिफॉल्ट करती हुई आई है इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इन डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ परफॉर्मेंस जो भी नहीं कर रही परफॉर्म, या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को सुपरसीड करना पड़ेगा कमीशन को, तो वो सुपरसीड करेगा कमीशन को फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months, 6 महीने से ज्यादा नहीं करेगा, 6 महीने से कम में वो सुपरसीड करेगा कमीशन को. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विल एक्ट एज इन प्लेस ऑफ कमीशन, और कमीशन उसकी जगह नहीं परफॉर्म करेगा ड्यूटीज, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, या तो वो डिफॉल्ट कर रहा था, या फिर वो अनएबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस और ड्यूटीज कर रहा था. पावर टू सुपरसीड CCI
vests in central government. However, before issuing any such notification, central government shall give commission a reasonable opportunity to make representation. पर ऐसा करने से पहले ना वो reasonable opportunity देगा CCI को कि आप represent करो कि आप क्यों नहीं अपने perform कर पा रहे थे duties, या फिर आप बताओ कि हम क्यों नहीं सुपरसीड करें आपको, ठीक है। अपॉन पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन सुपरसीडिंग कमीशन, चेयरपर्सन और मेंबर्स वेकेट कर देंगे ऑफिस। जब तक कि कमीशन रिकंस्टिट्यूट नहीं होता, सारे जो फंक्शंस है ड्यूटीज की कमीशन के, वो परफॉर्म कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म करेगा, या फिर अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दी है वो करेगा। अंटिल कमीशन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी शैल वेस्ट इन सीजी। Restriction on disclosure of information, exclusion of jurisdiction of civil courts, ये सब एक बार रीड कर लेना। पावर टू मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने का। पावर टू मेक रेगुलेशंस, कमीशन बनाएगी रेगुलेशंस, कमीशन बनाने का पावर जो है वो, सॉरी, रेगुलेशंस बनाने का जो पावर है वो कमीशन के पास है। तो इसी के साथ हमारा कंपटीशन एक्ट का रिवीजन हो गया है। ये हमने बहुत ही क्विक वे में इसको रिवाइज करने की कोशिश करी है। एग्जाम ओरिएंटेड है, सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। 25 मार्क्स का है कंपटीशन एक्ट गाइस, 25। आई एम अज्यूमिंग, आई एम प्रेशराइजिंग दिस ऑन दिस फैक्ट कि 25 मार्क का है, 25 मार्क का है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से टारगेट करते हो तो मतलब आपको 20-22 तो इसमें से लाने ही है। अगर आप इसमें से 20-22 ले आए, और सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 3 मतलब यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 3 में भी अगर आपने अच्छे से चैप्टर्स करके उसमें भी 20-20 ले आए तो आप 60 तो आराम से ले आओगे, 60 मार्क्स ले आओगे आराम से, प्रोवाइडेड कि आप कंपटीशन एक्ट अच्छे से कर लो और पार्ट 1 और पार्ट 3 में भी फिर फोकस करो। बट एक तरफ वो है 11 चैप्टर्स हैं, तब आपको वो 40 मार्क्स दे रहे हैं, और एक तरफ ये एक चैप्टर है जो आपको 25 मार्क्स दे रहा है। तो इसलिए इसको अच्छे से फोकस कर लेना, ठीक है। और इसका मैंने स्केड्यूल भी डाल दिया है, इससे पहले वाला वीडियो है वो देख लेना स्केड्यूल के बारे में कि इफेक्टिवली आपको 10 आवर्स में कैसे टाइम डिवोट करना है इन तीनों पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो फिर ऑल द बेस्ट गाइज, एंड आपको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।